हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू थ्रेड्स और वी कैन से मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो जावा हमें सपोर्ट करता है मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो दीज आर द कंटेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, फिर हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। देन वी विल सी हाउ वी कैन अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। Later on in our discussion हम देखेंगे what is the life cycle of a thread। अगर थ्रेड हमने बनाया तो during its execution और during the end of a thread किन phases से ये थ्रेड गुजरता है, और finally we'll see कि थ्रेड priority क्या होता है, and maybe we might discuss some other terms that are related to this multi-threading concepts other than these that are there in the contents। ठीक है, तो first of all we'll see what is a thread और what is threading। ठीक है, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू माइट बी नोइंग कि भाई वहां पे भी हम डिस्कस करते हैं मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट अगर हमें वो अचीव करना है तो हमें उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन को, उस मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को। अब मल्टी थ्रेडिंग कहता क्या है? मल्टी थ्रेडिंग सेज दैट अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, which we can divide into smaller parts or smaller programs and that too are independent। ठीक है, तो in that case वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं which actually are a part of a bigger program, एक ही प्रोग्राम का वो हिस्सा है लेकिन हमने उन्हें अब अलग अलग किया हुआ है। अब का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग लिख रहे हैं, नो डाउट विल बी हैविंग द सेम नोटपैड, बट उनकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हमारे पास जो है, जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर है वो कैसा है। ठीक है, नो डाउट इन एनी केस अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर होगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, तो इन दैट केस वी मे से कि भाई हमारे पास हमेशा चाहे कितनी भी प्रोसेसेस क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रोसेसर फास्ट क्यों ना हो, तो हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होती है, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सीक्वेंशियल होती है। सो इनिशियली वी से कि हमारे पास हमेशा जो भी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग इन केस ऑफ ए सिंगल, if it is a single processor then it is a sequential processing। sequential processing which means that if we have multiple processes, say suppose process is nothing but it is when a program is getting executed or a program under execution, it is called as process। if we have three processes or three programs that we want to execute, तो इन P1, P2 and P3 इनको जब एग्जीक्यूट करना होगा लेकिन हमारे पास सिंगल प्रोसेसर होगा, देन इन दैट केस से सपोज हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है, तो उस टाइम क्या होगा, इस प्रोसेसर के पास पहले P1 जाएगा, P1 विल गो टू दिस प्रोसेसर और प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट प्रोसेस P1, देन उसके बाद ये जो प्रोसेस P1 है ये बाहर निकलेगा। ठीक है, एंड अनदर प्रोसेस दैट इज प्रोसेस P2 विल गेट इन, और उसके बाद P2 बाहर निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस P3 विल गेट इन, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दैट मींस इन दैट केस एक्चुअली हमारे पास हमेशा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन जो प्रोसीड होती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन की, या ये जो स्विचिंग कर रहा है प्रोसेस P1 से P2 से P2 से लेकर P3 तक, देन बैक टू से सपोज P1, दैट इज टू फास्ट कि हमें लगता ही नहीं है कि ये प्रोसेस जो है ये अलग अलग एग्जीक्यूट हो रही है। वी टेंड टू सी, या हमें रियलाइजेशन ऐसी होती है कि ये प्रोसेस क्या है, पैरेलल में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। ठीक है, तो असल में अब जो हमारा पास कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है वो इतना बड़ा है, या उसमें हमारे पास कुछ जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के थ्रू, या उस प्रोग्राम में जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमने उसे ऐसे एग्जीक्यूट अब प्रोग्राम लिखा उस चीज के लिए कि हम उस प्रोग्राम को अब सिंपल या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन दैट केस जो हमारे पास पार्ट्स होंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे हमारे पास प्रोग्राम की, देन दोज पार्ट्स आर कॉल्ड एज थ्रेड्स। तो ये जो हमारे पास, से सपोज अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम था तो हमने उसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश, इसमें हमें डिवाइड किया। ठीक है, देन इन दैट केस दीज P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश, these are called as threads। and in as per as the definition is concerned, a thread is defined as a lightweight process। ठीक है,
थ्रेड इज डिफाइंड एज ए लाइट वेट प्रोसेस, कि बहुत छोटी सी प्रोसेस जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट हो सकती है हमारे पास इन केस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रेड। अभी तक जो भी हम प्रोग्राम करते आ रहे थे, दे वर ओनली सिंगल थ्रेडेड, उनमें एक ही थ्रेड होता था, एक ही प्रोसेस होती थी। नाउ अभी हम आगे देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें हम अपने ही प्रोग्राम को देखेंगे कि कैसे हम डिवाइड करते हैं उसको मल्टीपल से, सपोज 2 और 3 थ्रेड्स में उसे डिवाइड करेंगे और वो 2 या 3 थ्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अगर यही प्रोग्राम जो हमारे पास है, इफ दिस प्रोग्राम इज रिटन एज अ सिंपल प्रोग्राम हैविंग नो थ्रेड, देन इन दैट केस इस प्रोग्राम में हमारे पास अगर से सपोज वी हैव 1 to 12 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 12 स्टेटमेंट्स है हमारे पास। अब इन केस अगर हमने इसे थ्रेड्स में बनाया है और इन दैट थ्रेड्स इफ इट वाज पॉसिबल कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स इसमें आ जाती, 4 स्टेटमेंट्स इसमें एंड 4 स्टेटमेंट्स इसमें, तो हमने 4 में डिवाइड किया है। इफ इट वाज पॉसिबल टू डिवाइड इट इक्वली, देन होगा क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी कि जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इन दैट केस स्टेटमेंट 1 will get executed sequentially and ultimately statement 12 will get executed if it is for a program। ठीक है, बट इन केस अगर हमने यही चीज अब डिवाइड किया है किसमें, p डैश p डबल डैश से, सपोज p डैश p डबल डैश एंड p ट्रिपल डैश, देन इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, sometimes we may have, if it is 1 to 4 in this case then 5 to 8 in another case, it means that इन P1 हमारे पास कैसे एग्जीक्यूशन होगी, इट माइट बी लाइक हमारे पास एग्जीक्यूट हुई 1 और 2 पहली बार, और उसके बाद जो टर्न आई वो किसकी आई, P2 की, और P2 में हमारे पास क्या है 5 और 6 है, से सपोज इसके पास 5 और 6 एग्जीक्यूट हुआ, देन गया किसके पास, P3 के पास, P3 के पास क्या था हमारे पास 9 से लेके, से सपोज इसकी खाली 9 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन इट विल कम बैक, मे बी इट विल गो टू नाउ, ये तो फर्स्ट फेज था, इट विल गो टू नाउ P डबल डैश, अब P डबल डैश में 6 तक हुआ था, इट माइट गो टू 7, देन इट माइट गो टू 1, उसके बाद यहाँ 1 में चला जाएगा और 1 में कौन सी एग्जीक्यूट होगी, से सपोज 3 और 4, एंड उसके बाद P3 में वापस जाएगा, इट माइट एग्जीक्यूट 10 एंड 11। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो एग्जीक्यूशन है दैट्स नॉट सीक्वेंशियल, जो हमने यहाँ प्रोग्राम में देखी थी 1 से लेके 12 तक जा रही है सीधे, लेकिन अगर हमने इसी प्रोग्राम को थ्रेड्स में डिवाइड किया तो मे बी इट माइट बी 1 2 5 6 9, ठीक है, पहले तो फिर जब टाइम वापस मिलेगा, बिकॉज इट विल डिवाइड द टाइम नाउ, जैसे टर्न अभी मैंने कहा यहाँ प्रोसेस P1 गो टू प्रोसेसर, फिर P2 जाएगा प्रोसेसर के पास, फिर P3 जाएगा, फिर रिटर्न होके वापस चलेगा यही प्रोसेस, अनलेस और अनटिल कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए कंप्लीटली, तो वो इस प्रोसेसर से बाहर निकलेगी, दैट मींस दैट इज इन अ फाइनल स्टेट, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस है इनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल, ठीक है, कि आपके पास इस सिंपल एग्जीक्यूशन जो था प्रोग्राम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और यूजिंग थ्रेड्स, द रिजल्ट इज सेम, दैट कैन हैपन आल्सो, बिकॉज वंस आपने थ्रेड क्रिएट किए, आपने थ्रेड्स को स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट किया, फिर आप पे कुछ नहीं है कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। मे बी समटाइम्स सिचुएशन में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इन केस ऑफ P1 अगर हम थ्रेड्स यूज कर रहे हैं तो P1 के ही चारों के चारों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देन टर्न विल कम टू P2, उसमें भी चारों के चारों एग्जीक्यूट होंगे, देन P3 9 10 11 एंड 12, ऐसा भी आ सकता है। और उस टाइम पे आपको सीक्वेंशियल और जो हमारे पास थ्रेड्स वाला प्रोग्राम था उनका आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द आउटपुट। बट कभी कभार जब आप उसी प्रोग्राम को 2-3 बार एग्जीक्यूट करोगे, यू विल सी एक बार आपको एक आउटपुट आएगा, दूसरी बार आपको दूसरा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक रिगार्डिंग कि हमारे पास जो है इन केस ये जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स का क्या एडवांटेज रहता है यूजुअली। अब हमने क्यों डिवाइड किया, समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा इसमें से एग्जीक्यूट हो जाए, पार्ट 1 में से, कभी कभार पार्ट 2 में से, कभी कभार पार्ट 3 में से। इफ वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स देन इट इज बेटर कि एक पार्ट जो है एक प्रोसेसर के पास जाएगा, दूसरा दूसरे प्रोसेसर के पास जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास कोई मॉड्यूल होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो वी डिवाइड इट इनटू सर्टेन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल में डिवाइड करने के बाद हम अपने अपने जो हमारे पास ग्रुप्स में रहते हैं, हमारे कलीग्स रहते हैं, तो हम उनको कहते हैं भाई आप मॉड्यूल 1 पे काम करो, अब मॉड्यूल 2 पे, मॉड्यूल 3 पे, मॉड्यूल 4 पे। नो डाउट समहाउ कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी रहती है, ठीक है, फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो थर्ड कम्युनिकेशन में आएगा कि कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। सपोज हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, किसी को बोला लॉग इन पेज बनाओ, किसी को बोला कोई और पेज बनाओ, किसी को कोई कुछ और बैक एंड पे काम करना है, सो इफ इट इज इंडिपेंडेंट इट वुड बी बेटर कि हम चारों को जो हमारे पास ग्रुप में जितने भी कलीग्स हैं
सबको हमने काम दे दिया, वो सारे काम पे लग जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास, मैं एक ही बंदा हूँ, ठीक है, मेरे पास वही प्रोजेक्ट है, वो मुझे अकेले करना है, देन दैट मीन्स मुझे पहले एक काम करना है, वो कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम करना है, वो कंप्लीट करने के बाद तीसरा काम करना है, वो कंप्लीट करने के बाद चौथा काम करना है, ठीक है। और आई मे डू दैट P1 में से थोड़ा, P2 में से थोड़ा, P3 में से थोड़ा, फिर अगेन P1 में से थोड़ा, P2 में से थोड़ा, P3 में से थोड़ा। तो इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन वो थर्ड्स ही तो मैं थर्ड्स में ही डिवाइड किया है ना, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि क्योंकि मेरी स्पीड अब इतनी नहीं होगी, तो मेरे टीचर्स को, मेरे गाइड को पता चलेगा कि ये भी साहब किस मॉड्यूल पे है और यही तीनों पे काम कर रहा है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट गिविंग ए बेसिक आइडिया कि हमारे पास ये असल में थ्रेड होता क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए थ्रेड इज इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस, इट्स ए प्रोग्राम, ठीक है। अभी तक हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, जो भी हमने प्रोग्राम किया वो एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम था, और उसमें थ्रेड कौन सा था, मेन, वो मेन से स्टार्ट होता था, ठीक है। मेन को हम क्लोज कर देते थे, तो वो एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम था। इंटरेस्टिंग एग्जांपल कैसे हम मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। कह रहे हैं जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम में बिगिनिंग होती है, we have body, we have end of a program and we have statements that get executed. Similarly in case of a thread also हमारे पास क्या होता है, we have beginning, we have end, we have body of a thread, we have statements that will get executed, ठीक है। तो अब ये थ्रेड जो है, this concept of dividing a single program into multiple program, multiple independent programs rather, ठीक है, that is called as multi-threading. लेकिन there is a difference between multi-threading and multi-processing, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, multi-processing and multi-threading में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कह रहे हैं कि इन केस इफ वी आर डीलिंग से, सपोज हमने कहा दिस इज मल्टी-थ्रेड एंड दिस इज मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं। केस ऑफ ए मल्टी थ्रेडिंग वी हैव ए सिंगल प्रोग्राम, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल प्रोग्राम होता है, उसी के डिफरेंट हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं या इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं। सो वी से दैट वी हैव ए सिंगल प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड किया हमने इसको, डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट पार्ट्स फॉर द टाइम being. Whereas in case of multitasking, we don't have a single program, we have multiple programs. Getting executed in जो भी प्रोसेसर होगा, प्रोसेस, अब प्रोसेसर में अब P डैश नहीं होगा, प्रोसेस P1 होगा, P2 होगा एंड सो ऑन सो ऑन। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास मल्टीटास्किंग है, दिस इज यूजुअली we can say it is a concept of programming. Because at the level of programming हम multi-threading करते हैं, and multitasking is a concept of its operating system concept. ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास सिंस इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास डिफरेंट होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं एक ही प्रोग्राम के, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो स्विचिंग वगैरह होती है, इट इज विद इन द प्रोग्राम, स्विचिंग ऑफ प्रोसेसेस, लेकिन वो स्मॉल प्रोसेस कौन सी थ्रेड्स होती हैं, शॉर्ट में लिखूंगा स्विचिंग विद इन द प्रोग्राम, within the program and switching between the programs or among the programs. different programs होते हैं हमारे पास यहाँ पे। सिमिलरली ये हमारे पास होता है सिंगल यूनिट या बेसिक यूनिट जो होता है, फंडामेंटल यूनिट जो होता है, दैट इज थ्रेड। third is, we can say, basic unit. Here we have program as a basic
unit. Similarly, this concept, since this is related to programming, ठीक है, सिंगल प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, ये जो है ये एफिशिएंट प्रोग्राम्स बनाने के काम आता है, टू डेवलप एफिशिएंट प्रोग्राम्स, while as मल्टीटास्किंग जो है इट इज एफिशिएंट फॉर डेवलपिंग better operating systems. Apart from that, there are some more differences between the two. हाँ, ये जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहेंगे मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग के बारे में, मल्टीथ्रेडिंग सेम प्रोसेस है इन अवर डे टू डे लाइफ. हम देखते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, वी माइट कीप ऑन टाइपिंग, और जब हम स्पेस देते हैं तो रेड लाइन आ जाती है, कभी कभार ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है, विच इंडिकेट्स समथिंग रॉन्ग और समथिंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स और ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि नो डाउट हम टाइप भी कर रहे हैं और बैक एंड पे एक और प्रोग्राम चल रहा है जो स्पेलिंग चेक कर रहा होता है. तो दैट मींस उस टाइम पे एक ही प्रोग्राम है ना हमारे पास, वी हैव ओनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज रनिंग, और उसी में दो काम हो रहे हैं, हम टाइप भी कर रहे हैं और स्पेलिंग भी चेक हो रही है. देन इन दैट केस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीथ्रेडिंग. ठीक है, हाँ, अब अगर हम अपने ही सिस्टम पे बैठे हुए हैं, एक साइड से हम नो डाउट वी आर डाउनलोडिंग समथिंग फ्रॉम द ब्राउजर, दूसरे साइड से हम पेन ड्राइव से या कहीं से कुछ कॉपी कर रहे हैं, तीसरे साइड से वी आर टाइपिंग से सपोज, और ऑन द फोर्थ साइड वी आर लिसनिंग टू सम म्यूजिक और समथिंग एल्स. ठीक है, तो दैट मींस अलग अलग काम हो रहा है ना, जो ऑडियो वगैरह है, म्यूजिक सुन रहे हैं, वो किसी और प्रोग्राम का काम है, किसी और प्लेयर का काम है, डाउनलोड हो रहा है वो ब्राउजर से किसी और का काम है, हम टाइप कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं. ठीक है, कॉपी होना वो अलग से कोई काम है. तो इन दैट केस वी टेंड टू सी दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग. ठीक है, तो दिस वाज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन multi-threading and multitasking. Moving on, अब जो हमने बोला कि नो डाउट वी मे हैव ए प्रोग्राम जिसको हमने डिवाइड किया होगा डिफरेंट थ्रेड्स में. ठीक है, अब जो थ्रेड्स बनाने का तरीका है, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड्स और वी कैन इंप्लीमेंट द थ्रेड्स. ठीक है, सो विल मूव ऑन फॉर क्रिएशन ऑफ थ्रेड. क्रिएशन ऑफ थ्रेड मींस कैसे हम अपने प्रोग्राम को अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नो डाउट दैट विल बी सेम, अगर हम नोटपैड वगैरह यूज करें एक ही नोटपैड में हम लिखेंगे, लेकिन फॉर द केस ऑफ एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन दीज पार्ट्स विल बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट थिंग इज कि जो क्रिएशन ऑफ थ्रेड होती है वी कैन डू इट इन टू वेज. हम थ्रेड को दो तरीकों से बना सकते हैं. ठीक है, कैसे बना सकते हैं? वी मे एक्सटेंड टू वेज. हाँ, वन इज वी मे एक्सटेंड, क्या हम एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड थर्ड क्लास. एंड नंबर सेकंड इज वी मे इंप्लीमेंट. सिंस वर्ड इंप्लीमेंट आया, देन दैट मींस इट शुड गिव एन इंडिकेशन कि ये जो इसके बाद होगा इट शुड बी एन इंटरफेस. ठीक है, हम इंप्लीमेंट इंटरफेस ही को करते हैं ना. ठीक है, और सेकंड तरीका है कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल, किसको? इंटरफेस. रनेबल इंटरफेस. चाहे अब हम एक्सटेंड थर्ड क्लास को कर रहे हैं और वी आर यूजिंग रनेबल इंटरफेस. ठीक है, दोनों सूरतों में से इन दोनों में चाहे इंटरफेस हो उसमें भी कोई मेथड डिक्लेरेशन होगी, बॉडी नहीं होगी, थर्ड होगी, क्लास होगी, उसमें इंप्लीमेंटेशन भी साथ में होगी. तो इन दोनों में से हमारे पास एक मेथड रहता है विच इज कॉल्ड एज रन. तो ये जो रन मेथड होता है, इस रन मेथड को हमें क्या देना होता है? वी हैव टू गिव द बॉडी. तो दैट मींस जो भी पार्ट अब हमें एज ए थर्ड बनाना होगा, तो वो जो स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे अभी हमने देखा इससे पहले हमने 12 स्टेटमेंट थी, तो 1 to 4, 5 to 9 एंड 10 to 5 to 8 एंड 9 to 12 जो भी वो स्टेटमेंट्स थी वो हमें किस में लिखनी है? अब दैट हैव टू बी रिटन इन रन में लिखेंगे, वो सारी चीजें रन की बॉडी में लिखेंगे. ठीक है, तो ये रन दोनों का हो सकता है. इट मे बी ऑफ थर्ड, दैट मींस इन दैट केस इसकी बॉडी होगी अपनी जो थर्ड क्लास में होगी, तो हम यहाँ ओवरराइड करेंगे, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है, इन केस ऑफ थर्ड, अगर हम इसको, अगर ये थर्ड का रन है देन इट इज टू बी ओवररिडन. ठीक है,
अब अगर हमारे पास क्या है, अगर ये इसका थ्रेड है रनेबल का, देन दैट केस इसकी हमें इंप्लीमेंटेशन देनी है, बिकॉज हमारे पास इंटरफेस में बॉडी नहीं होती है, देन इन दैट केस वी विल गिव द इंप्लीमेंटेशन। इन ईदर ऑफ द टू केसेस जो भी हमें लिखना है वो रन के अंदर लिखना है, जो भी हम रन के अंदर लिखेंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ ए थ्रेड। ठीक है, तो अगर हमें अब थ्रेड बनाना है उस चीज के लिए क्या करना है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू ईदर एक्सटेंड ए थ्रेड क्लास व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास थ्रेड, और वी हैव टू इंप्लीमेंट अ रनेबल इंटरफेस। ये दोनों चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे पास जावा में। सेकंड थिंग इज कि हमें इसके बाद क्या करना है, रन के अंदर हमें बॉडी देनी है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रन, इधर इन केस ऑफ थ्रेड और इन केस ऑफ रनेबल। नाउ इसके बाद क्या होता है हमारे पास, वी हैव टू क्रिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। अगर हमने इंप्लीमेंट किया हुआ थ्रेड तो वी विल डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट्स, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं। हाँ, हाउएवर इफ वी यूज द रनेबल इंटरफेस देन वी हैव टू सी कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा रनेबल इंटरफेस का या उस क्लास का जिसने इंप्लीमेंट किया होगा इसको, बट रादर वी हैव टू क्रिएट द रेफरेंस। ठीक है, indirectly, so we'll see that in our example. So moving on, we'll see now कि हम कैसे करेंगे इस थ्रेड को क्रिएट, कैसे हमारे पास दोनों मेथड्स होंगे, हमारे पास थ्रेड मेथड भी होगा, हमारे पास रनेबल मेथड भी होगा, कैसे हम दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो हमारे पास 3 स्टेप्स थे, फर्स्ट दैट इज वी हैव टू डिक्लेयर द क्लास, डिक्लेयर द क्लास इधर एक्सटेंडिंग। ठीक है, चाहे वो एक्सटेंड कर रहा होगा फिर या वो इंप्लीमेंट कर रहा होगा। नंबर सेकंड इज वी हैव टू इंप्लीमेंट, क्या इंप्लीमेंट करना है हमें, रन की बॉडी देनी है, इंप्लीमेंट रन मेथड, चाहे फिर वो ओवरराइड कर रहे हैं या चाहे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नंबर थर्ड इज क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, और किन के ऑब्जेक्ट्स को, क्रिएट थ्रेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे पास ध्यान में रखनी है जब भी हमें थ्रेड को वगैरह को इसको बनाना होगा। सो इफ विल सी नाउ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कि कैसे हम बनाते हैं थ्रेड्स वगैरह को। दिस इज एन एग्जांपल, आप इस एग्जांपल में देख सकते हो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, 3 थ्रेड्स बनाए हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, फर्स्ट जो हमने तरीका किया है दैट इज बाय यूजिंग और एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। उस चीज के लिए हमने क्या किया है, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है क्लास एबीसी एक्सटेंड्स। किसको एक्सटेंड किया हमने, थ्रेड को एक्सटेंड किया है, और थ्रेड के पास जो रन है उसमें मैंने लिखा पब्लिक वाइड रन। ये रन ऑलरेडी इसके पास था, मैं अब ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि लूप चलाओ भाई 1 से लेकर 10 तक, जो हमें नंबर्स देगा। ठीक है, जस्ट गिवन नंबर्स, दिस इज फॉर किसके लिए है, एबीसी क्लास के अंदर जो हमारे पास रन है। ये एक रन हुआ हमारे पास, दैट मीन दिस इज 1 थ्रेड। अब हमारे पास यही प्रोग्राम है, अभी सेम प्रोग्राम में चेंज नहीं हुआ ना प्रोग्राम, हमने एक और क्लास बना दिया। ठीक है, उसने भी किसको एक्सटेंड किया, उसने भी थ्रेड को ही एक्सटेंड किया, XYZ एक्सटेंड थ्रेड। उसके पास भी अपना रन है, उसके पास भी कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, वो सी ऑन लेटर ऑन कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन दिस वाज रेड जो हमने बनाया, रेड से अंडरलाइन किया, दिस वाज फर्स्ट थ्रेड, ब्लू से जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं दिस इज सेकंड, एंड अल्टीमेटली मेरे पास एक और थ्रेड है MNO क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जिसके पास भी अपनी बॉडी है, एंड अल्टीमेटली हम किस में गए, एक और क्लास में गए जिसमें हमने मेन अब रखा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मैंने दिया वहां पे, यहाँ दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इस वाली लाइन के अंदर। ये जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में मैं अब देख रहा हूँ कि हमने अब 3 जो हमारे पास थ्रेड थे, 3 हमने उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हमने 3 क्रिएट किए। फर्स्ट वन इज दिस ओवर हियर R1। ठीक है, देन वी आर क्रिएटिंग R2 एंड देन वी आर क्रिएटिंग R3। दीज आर द 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हमने क्रिएट किए। लेकिन कह रहे हैं जब भी आप थ्रेड को क्रिएट करोगे ना, जब आप लिखोगे, से सपोज आपने ये थ्रेड लिखा, ये लिखा और उसको ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर थ्रेड 1 जो एबीसी के अंदर था, ये दूसरा है। जब भी हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं दैट मींस इट इज इन रनेबल स्टेट। ये किस स्टेट में रहता है उस टाइम, रनेबल स्टेट में रहता है उस टाइम। अभी ये न्यू बॉर्न है, अभी ये स्टार्ट वगैरह
नहीं हुआ है। तो स्टार्ट है थ्रेड की एग्जीक्यूशन देने के लिए या थ्रेड को चालू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरी है कि हम कॉल करें एक और इनबिल्ट मेथड को विच इज कॉल्ड एज स्टार्ट। तो उस चीज के लिए हम लिखते हैं थ्रेड, जो भी इसका नाम होगा थ्रेड का, डॉट स्टार्ट मेथड, और कुछ नहीं, डॉट स्टार्ट मेथड। तो R1 डॉट स्टार्ट यहां हमने लिखा है, R2 डॉट स्टार्ट यहां हमने लिखा है, एंड R3 डॉट स्टार्ट हमने यहां लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, दैट मींस क्लोज हुआ। तो दिस इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास। तो थ्रेड बनाने के बाद जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को हमने किसके साथ करना है, किससे कॉल करना है, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें एक स्टार्ट मेथड को कॉल करना है विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास। ठीक है, अगर हमने इसको नहीं किया, R1 डॉट स्टार्ट को नहीं किया कॉल, ठीक है, डायरेक्टली कॉल किया रन को, R1 डॉट रन, R2 dot run and R3 dot run. In that case, the execution will be sequential. ये उस टाइम थ्रेड की जैसे काम नहीं करेगा, ये पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको, फिर इसको। दैट मींस इट इज सिंपल कॉलिंग ऑफ मेथड फ्रॉम द मेन। तो मेन से मैं क्या कर रहा हूँ उस सूरत में, मैं सिंपली मेथड कॉल कर रहा हूँ रन को। अगर मैंने यहां लिखा, से सपोज हियर R1 डॉट स्टार्ट के बदले इफ आई विल राइट R1 डॉट रन, ठीक है, फिर सिमिलरली R2 डॉट रन, नो डाउट इसको पता है कि R1 किसका ऑब्जेक्ट है, R2 किसका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे किस रन को बुलाना है। इन दैट केस अगर मैं तीनों के लिए सिंपली स्टार्ट के बदले रन लिख रहा हूँ ना, तो ये सीक्वेंशियल होगा। जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे ना, सेम सीक्वेंशियल रिजल्ट विल बी, पहले ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट। दूसरी बार आपने कंपाइल किया या एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट पहली बार, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा। हाँ, और अगर आप अब इसे इधर थर्ड चलाना चाहते हो, उस चीज के लिए जरूरी है आप R1 डॉट स्टार्ट लिखो, R2 डॉट स्टार्ट। दैट मींस यू हैव टू कॉल द स्टार्ट मेथड व्हिच इज इनबिल्ट मेथड, व्हिच इज द डिफॉल्ट मेथड फॉर स्टार्टिंग और कॉलिंग ए थर्ड। तो उस चीज के लिए आपके पास यहाँ आउटपुट देखिए आप, अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या है, नो डाउट दिस आउटपुट इज एज इफ इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियली। ये जो पहली 10 लाइन है 0 से लेके 10 तक इसने कॉल किया है, दिस इज आउटपुट ऑफ दिस, फॉर i इज इक्वल टू 1 लेस देन 10 प्रिंट i। तो i 0 से लेके 10 तक जाएगा, तो जा रहा है वो। इन सेकंड केस, ठीक है, और नंबर देख रहा है। इन थर्ड केस इट इज कैलकुलेट और गिविंग द आउटपुट फॉर इवन नंबर्स, इट इज फॉर वन एग्जीक्यूशन, ये पहली बार हुआ है। सो वी कैन से फर्स्ट एग्जीक्यूशन। Since I cannot have more than one execution over here, आप जब भी इसी प्रोग्राम को अगर आप लिखोगे, आप इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूशन करना, सेकंड एग्जीक्यूशन सेम, नथिंग, नो नीड टू चेंज इवन ए सेमीकोलन एनीवेयर, कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट जो है आपको एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है। आप जब 2-3 बार इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास जो आउटपुट है, द आउटपुट इज नॉट सेम ऑलवेज, ये चेंज होता जाएगा। क्यों चेंज होता जाएगा? बिकॉज दीज आर नॉट थ्रेड्स। मे बी इट माइट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1 कभी कभार, ठीक है, एग्जीक्यूट जब आप इसको करोगे 2-3 बार, तो कभी कभार ऐसा ही होगा कि आपके पास पहली बार एग्जीक्यूशन में खाली एक ही स्टेटमेंट आ जाएगी, वो है ये वाली, द गिवन नंबर्स आर। जब आप फिर उसके बाद देखोगे ना, यू माइट हैव नंबर्स 1 3 5 7 9, इसका आउटपुट यहाँ खाली ये दिखेगा, द गिवन नंबर्स आर, उसके बाद दूसरी लाइन आएगी और नंबर्स, उसके बाद तीसरी लाइन में भी आ सकते हैं इवन नंबर्स, फिर उसके बाद नंबर्स। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इंडिविजुअली पहले इसको एग्जीक्यूट, फिर थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन, फिर इसका एग्जीक्यूशन। तो दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड क्या, कि हम क्यों थ्रेड क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक प्रोग्राम या जो हर एक जो हमारे पास मेथड है या जो हर एक क्लास है, उसको थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिले। तो दिस वाज अबाउट सिंपली यूजिंग क्या, हमने थर्ड क्लास को यूज किया था। अब अगर इसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं रनेबल इंटरफेस को, देन इन दैट केस हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, हमें इंप्लीमेंटेशन देनी है। किस चीज की इंप्लीमेंटेशन देनी है? मुझे मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी है, द रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। उस चीज के लिए नो डाउट दिस इज थर्ड विच इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग रनेबल। फॉर दैट मैटर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास एबीसी इंप्लीमेंट्स रनेबल, रनेबल दैट मींस इंटरफेस, इसीलिए आर कैपिटल है बिकॉज इट इज इनबिल्ट। उसी तरह थर्ड में भी टी कैपिटल है हमारे पास। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन, जैसे उसमें लिखा था थर्ड इज रनिंग, इसमें हमने एक ही स्टेटमेंट रखी। फिर हम वापस गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि एबीसी यही क्लास है, M1 बनाया इसका।
लेकिन अगर मैं m1 से इसको डायरेक्टली कॉल करूंगा ना, m1 डॉट स्टार्ट में अगर लिखा तो यू सी विल गेट एन एरर। ये जो यहाँ पे आपको एरर मैसेज है जो मैंने यहाँ इंक्लूड कराई है, यू विल गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि यार जब भी आपके पास इंटरफेस है यू कैन नॉट यूज द थर्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ थर्ड ऑब्जेक्ट और उसमें रेफरेंस देना है इस क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो हमने क्या किया, मैंने एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेल एंड गुड, जो अभी तक हम बना रहे थे। अगर मैंने ये थर्ड से किया होता इम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लास एबीसी एक्सटेंड थर्ड लिखा होता तो मैं सीधे सीधे लिखता m1 डॉट स्टार्ट। क्यों मैं लिखता सीधे? बिकॉज अल्टीमेटली जब मैं वो वाली स्टेटमेंट लिखता हूं, जब मैं ये वाली स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं एबीसी r1 इज इक्वल टू एबीसी, जब मैं r1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो इसके लिए क्या कॉल होता है, इसका कंस्ट्रक्टर एबीसी, और इस कंस्ट्रक्टर एबीसी के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट जो है थर्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो विच इनडायरेक्टली वी कैन से ये जो r1 है ये इनडायरेक्टली किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये थर्ड का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बट हियर अगर हमारे पास अब इंटरफेस है तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा ना उस क्लास का, तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स फॉर इंटरफेस वगैरह। हियर इन दिस केस हमारे पास क्या हो जाता है कि ये एबीसी जो है इट डजंट कॉल ये जो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर फॉर थर्ड डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ थर्ड क्लास यूज ही नहीं किया, हमने तो रनेबल यूज किया है ना। तो फॉर दैट मैटर हम क्या करते हैं, वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड और उसमें पास करते हैं हम रेफरेंस किसका, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो फिर हमने किया t1 जो बना t1 डॉट स्टार्ट, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। यू विल सी हियर ये कैसे फिर एग्जीक्यूट हुआ, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये तो था सिंपल एग्जांपल। इसी प्रोग्राम को हम या इसी एग्जांपल को हम थोड़ा इलस्ट्रेट करके लिख सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे हमने रनेबल यूज किया था ना, सॉरी थर्ड यूज किया था टू क्रिएट 3 थर्ड्स, तो सिमिलरली विल क्रिएट क्लास हैविंग 3 थर्ड्स और उन 3 थर्ड्स में हमारे पास क्या होगा, लेकिन हमने उन्हें तीनों को इंप्लीमेंट किया होगा अब रनेबल से। इससे पहले हमने उन्हें इंप्लीमेंट किया था थर्ड मेथड से, अब हम उन तीनों को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग रनेबल। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया हमने, बस चेंज हमने यहाँ मैंने लिखा इंप्लीमेंट्स रनेबल, बाकी सारा इसमें सेम पहले वाले में, दूसरे वाले में भी यहाँ पे इंप्लीमेंट्स रनेबल से चेंज, बाकी सेम, तीसरे वाले में भी यहाँ पे इंप्लीमेंट्स रनेबल, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, इनको हमने कुछ छेड़ा नहीं है। दीज आर सेम स्टेटमेंट्स सेम एज दैट ऑफ जो हमने थर्ड क्लास के थ्रू किया था, ये भी सेम, कोई चेंज नहीं किया वहां पे हमने, ठीक है। फिर चेंज कहाँ होगी, फिर चेंज होगी आपको नो डाउट जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहे हो, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो हमने इससे पहले भी एग्जांपल में देखा, ठीक है। फिर हमें एक थर्ड क्रिएट करना पड़ता है इस स्टेटमेंट की मदद से और उसमें हम पास कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एंड अल्टीमेटली इसी तरह t3 थर्ड t3 इज इक्वल टू दिस एंड हमने क्या करना है इसके बाद t3 डॉट स्टार्ट, जो है स्टेटमेंट नहीं है, दैट मींस हियर इट शुड हैव बीन t3 डॉट स्टार्ट एंड क्लोज देन ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाता विच इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड और मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग रनेबल इंटरफेस। उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है। अब हम क्यों करेंगे यूज एक्सटेंड थर्ड क्लास या रनेबल, कहते हैं कभी कभार ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है हमारे पास कि ये जो क्लास एबीसी है इट माइट हैव टू एक्सटेंड समथिंग सम अदर क्लास। इन दैट केस हम नहीं लिख सकते हैं ना जावा में क्लास एबीसी, मैं नहीं लिख सकता हूँ ना इसमें ऐसे क्लास एबीसी एक्सटेंड, तो सपोज इसको एक्सटेंड किसको करना था, PQR, और इसे किसे एक्सटेंड करना था, अगर मैं थर्ड क्लास यूज कर रहा हूँ थर्ड कॉमा मुझे ऐसे लिखना था ना कॉमा थर्ड, लेकिन विच इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ जावा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट अलाउड। सो फॉर दैट मैटर ये कहता है हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्लास ABC एक्सटेंड्स PQR स्पेस implements रनेबल, नो इश्यू विद दैट। एक हमारे पास इंटरफेस आया, एक हमारे पास क्या आया, नॉर्मल क्लास आया, ये हमारे पास नॉर्मल क्लास है, ये हमारे पास इंटरफेस है विच इज अलाउड इन केस और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी बन गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम यूज करेंगे रनेबल।
अदरवाइज अगर नॉर्मल सिचुएशन है, हमें एक्सटेंड किसी और क्लास को, नॉर्मल क्लास को नहीं करना है, इन दैट केस इट्स बेटर कि हम सिंपल थर्ड क्लास ही यूज करें, क्योंकि अदरवाइज यहाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी हमें पास कराना पड़ता है। ठीक है, तो विल सी कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मल्टीथ्रेडिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए थ्रेड हमने देख ली यूजिंग बोथ केसेस। नाउ वी विल सी लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, कि भाई लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड में क्या क्या चीजें रहती है हमारे पास। You might have seen something like this in operating system also. So this is a life cycle of a thread. तो लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड क्या कहता है? इट सेज कि भाई हमारे पास जब मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना एबीसी R1 इज इक्वल टू न्यू एबीसी, तो जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं उस क्लास का जिसके अंदर हमने रन मेथड लिखा है, एट दैट टाइम वी कैन से वी हैव डिक्लेयर्ड, क्या हमने डिक्लेयर किया है? एक थ्रेड को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इन दैट केस दैट थ्रेड कम्स अंडर न्यू, तो उस टाइम या न्यू बॉर्न उससे कहते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न कब कहते हैं? जब हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया उस थ्रेड का, दैट इज न्यू बॉर्न। एंड व्हेन आई स्टार्ट दैट, जब हम रन डॉट स्टार्ट लिखते हैं ना, R1 डॉट स्टार्ट मैंने लिखा, A1 डॉट स्टार्ट लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट लिखा, जब मैं वो मेथड यूज करता हूं स्टार्ट मेथड, इन दैट केस फिर हमारा जो है सेकंड स्टेप में हमारा जो है जो थ्रेड है दैट गोज इनटू द रनेबल स्टेट। किसमें जाता है? रनेबल स्टेट में। ठीक, और इट वी माइट हमने स्टार्ट करके इसको रनेबल में भेज दिया, और वी माइट डायरेक्टली सेंड इट टू द डेड बाय यूजिंग द मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज स्टॉप, STOP, स्टॉप। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करता हूं, इसे सपोज मैंने लिखा अभी R1 डॉट सॉरी हमने लिखा ABC R1 इज इक्वल टू न्यू ABC, ऐसे करते हैं हम। तो दैट मीन्स ए थ्रेड इज क्रिएटेड, और वो कहां बना? न्यू बॉर्न। अल्टीमेटली आई मे राइट ऑल्सो R1 डॉट स्टॉप। इन दैट केस ये क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाएगा, ये इस वाले स्टेट में चला जाएगा। हाँ, अब अगर मैं लिखता हूं R1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी, ये हमने लिखी थी। इसका मतलब है ये जाएगा, अब किस में जा रहा है? अब ये जा रहा है अब रनेबल में। रनेबल क्या होता है? ये क्यू होती है हमारे पास, एक लाइन होती है, और इसमें हमारे पास वो थ्रेड्स होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाना होता है। उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं सिवाय एक, दैट इज प्रोसेसर टाइम। बाकी जो भी उनको रिसोर्स जरूरत होती है एग्जीक्यूशन के लिए वो सारे होते हैं उनके पास। तो जब भी हमारे पास एक क्यू होगी, दिस इज ए क्यू, और क्यू में हमारे पास क्या होंगी? बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, और वो थ्रेड्स क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? कि कब हमें प्रोसेसर का टाइम मिलेगा। तो वही P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश, P डैश इसमें गया, जब इसे प्रोसेसर टाइम मिला, दैट मीन्स दैट इज ए प्रोसेस रनिंग। तो दैट मीन्स ए रनेबल प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट जब इसे प्रोसेसर का टाइम मिलेगा। तो यहां से चला जाएगा ये रनिंग में, और रनिंग में जब प्रोसेस आएगा मे बी इट माइट कम बैक टू द रनेबल, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका है। जो राउंड रॉबिन या टाइम स्लाइस हम यूज करें 2-2 सेकंड हर प्रोसेस के लिए, तो ये चेंज होता जाता है जिस हिसाब से हमारे पास क्या है? बहुत सारे थ्रेड्स हैं। अब अगर बहुत सारे थ्रेड्स नहीं है, एक ही थ्रेड है, तो वो डायरेक्टली रनिंग में चला जाएगा, और रनिंग में एग्जीक्यूट होता रहेगा अनलेस और अनटिल वो कंप्लीट होके कहां न चला जाएगा? डेड स्टेट में, विच इज कॉल्ड एज ए नेचुरल डेथ। नो डाउट यहाँ रनेबल स्टेट में भी हम इसको अगेन बोल सकते हैं किसमें? स्टॉप। दैट मीन्स अगर मैंने इसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में भी इसको स्टॉप कर सकता हूं, दैट इज यूजिंग स्टॉप मेथड अगेन। ठीक है, तो सिमिलरली हमने यहाँ यील्ड किया। यील्ड मींस कि समटाइम्स जो हमारे पास प्रायोरिटी वगैरह होती है ना, कि मैं अभी मेरा टाइम है लेकिन मैं टाइम से पहले ही रिलीज कर रहा हूं प्रोसेसर को। मैं कहता हूं नहीं, मुझे प्रोसेसर टाइम नहीं चाहिए, और मान लो मुझे मिले प्रोसेसर के 10 सेकंड और मुझे 2 ही सेकंड चाहिए थे, 8 सेकंड मुझे ऐसे फिर आइडल बैठने हैं ना, तो इन दैट केस मैं इसको फ्री करा रहा हूं अपने प्रोसेसर को, और किसी और प्रोसेस को बोल रहा हूं भाई आप आ जाओ किसमें? रनिंग स्टेट में। तो इन दैट केस वी कैन यूज यील्ड मेथड। सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस रन हो रही है या रनेबल स्टेट में है, इट मे गो टू द ब्लॉक्ड स्टेट आल्सो, ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड स्टेट आल्सो। इन दैट केस जब हमें कुछ जरूरत होती है या हम डिलिबरेटली इसको सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड स्टेट में ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट। नंबर 1 इज सस्पेंड, नंबर 2 इज स्लीप, एंड नंबर 3 इज वेट। ठीक है, सस्पेंड इज यूजुअली अनलेस और अनटिल हम इसे यहीं से कॉल करते हैं या यहीं से फिर मैसेज दे देते हैं कि आपको कब रिज्यूम होना है।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी ऑफ दिस एग्जाम्पल, कभी कभार ठीक है समझ लेना थोड़ा, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समटाइम्स देयर इज ए स्टूडेंट जिसने कुछ काम नहीं किया हुआ है, तो इन दैट केस मे बी अ टीचर गिव्स हिम पनिशमेंट बाय आप क्लास के बाहर खड़े रहो। इन दैट केस वो स्टूडेंट उतनी देर बाहर रहता है ना खड़ा, जितनी देर उस टीचर का क्लास होता है, टीचर क्लास से बाहर निकला वो अंदर आ जाता है। इन दैट केस वी कैन से दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्लीप मेथड। ये कहता है इसको भाई आप स्लीप हो जाओ, आप शांत हो जाओ कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। अब 10 सेकंड्स अगर मिली सेकंड यूजुअली रहता है इसका टाइम, अगर मैंने 1000 मिली सेकंड दिया तो काउंटर विल गो ऑन रिवर्स डिक्रीमेंटिंग 1999 एंड सो ऑन अनलेस जब ये जीरो बनेगा तो ये अल्टीमेटली वापस जाएगा किसमें, रनेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। इस चीज के लिए हमें कोई और मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली वी में से दैट हमें क्या करना है, हमने सस्पेंड किया किसी चीज को, ठीक है। तो सस्पेंड जैसे मैंने उसको बाहर निकाल दिया, जब मैं बाहर निकला मैंने उसको बोल दिया ठीक है यू कैन गो टू द क्लास नाउ, ठीक है। अब अगर या मैंने उसको बोला नहीं आप बाहर ही रहो, वहां से प्रिंसिपल सर या कोई आया उसने बोला ठीक है इस क्लास के बाद इसको बाकी टीचर्स को बोला इसको अलाउ करो, देन दैट मीन्स जो बाहर निकला हुआ था उसको हमने रिज्यूम कराया, सस्पेंडेड को हमने रिज्यूम कराया, तो दैट मीन्स फॉर दिस वी मे हैव ए मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज रिज्यूम। सिमिलरली जो हमारे पास वेट है, वेट के लिए हमारे पास क्या है, वी मे हैव नोटिफाई और नोटिफाई ऑल। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है हमारे पास कि मैंने स्टूडेंट को बोला बाहर रहो, ठीक है, लेकिन उतनी देर बाहर रहो, ठीक है, लेकिन अब उसने काम नहीं किया था ना। अब अगर उसने बाहर, वो इतना इंटेलिजेंट था, उसने कॉपी अपने साथ और अपने फ्रेंड की कॉपी उतनी देर बाहर दी था, उतनी देर में काम लिख रहा है, अभी क्लास खत्म भी नहीं, उसने बोला टीचर को मैम टीचर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, और जो भी वर्क आपने होमवर्क दिया था मैंने अब लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मे बी वो टीचर्स को अलाउ करता है, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस दैट सस्पेंडेड स्लीप एंड वेट रिप्रेजेंट। एंड वापस करने के लिए स्लीप के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सस्पेंडेड के लिए वो है वेट सॉरी रिज्यूम, एंड वेट के लिए वी हैव नोटिफाई और वी हैव नोटिफाई ऑल, एक और मेथड भी होता है। एंड अगेन ब्लॉक्ड स्टेट में भी हम कहां जा सकते हैं, वापस डेड स्टेट में। तो दीज आर द वेरियस स्टेट्स जिसके थ्रू हमारे पास थर्ड आ सकता है, वो रनेबल में जा सकता है, वो डायरेक्टली डेड में जा सकता है, रनेबल से वापस डेड में जा सकता है, और रनेबल से रनिंग में जा सकता है। इट कैन गो टू ब्लॉक्ड एंड अल्टीमेटली इट कैन गो टू स्टॉप फ्रॉम ब्लॉक्ड ऑल्सो, अगर उसे वो चीज मिल ही नहीं रही है। एंड अल्टीमेटली अगर वो रन पूरा कंप्लीट रन होके डेड स्टेट में जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज एंड नेचुरल डेथ, और वी कैन से प्रोग्राम हैज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, ठीक है। मूविंग ऑन, दिस वाज अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज थ्रेड प्रायोरिटी। नॉर्मली इन केस ऑफ थ्रेड्स वी हैव 3 प्रायोरिटीज असाइन्ड, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रायोरिटी, one is called as minimum and another is called as maximum. In case if we see the integer values, for minimum it is 0, for maximum it is 5, sorry for normal it is 5, for maximum it is 10, and this is nothing but a priority कि हमारे पास अगर थ्रेड्स हैं, एक ही प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड्स हैं, तो उनको हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे, क्या हमें उन्हें प्रायोरिटी बेसिस एग्जीक्यूट कराना है, या हमें उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हमने देखा अभी तक हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही कर रहे थे। तो इन दैट केस जो भी हम बाय डिफॉल्ट थ्रेड्स बनाते हैं तो उनका जो है प्रायोरिटी दैट इज 5। तो दैट मीन्स जितनी भी हमारे पास थ्रेड्स थे P1 P डैश या P डैश P डबल डैश और P ट्रिपल डैश, या अगर 3 थ्रेड्स है एक ही प्रोसेस के, तो इन सब की क्या है हमारे पास प्रायोरिटी 5 है, प्रायोरिटी सबकी 5 है। तो हमारे पास इनमें कंप्लीट नहीं होगा कि किसको कौन पहले एग्जीक्यूट होना है, जो जब आएगा वो तब एग्जीक्यूट होता जाएगा, और उतने सेकंड्स के लिए फिर वो वी कैन सी, जैसे हमने साइकिल में देखा, रनेबल से रनिंग, रनिंग से रनेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। बट समटाइम्स वी मे वांट कि हमारा जो थ्रेड है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहे या इसकी प्रायोरिटी कम रहे, डिपेंडिंग ऑन कि वो काम क्या कर रहा है। वी माइट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रायोरिटीज, या वी माइट सेट अवर ओन प्रॉपर्टी सॉरी प्रायोरिटी। तो हम कैसे करते हैं, वो हम नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, डॉट सेट प्रायोरिटी, हमारे पास एक मेथड आ जाता है सेट प्रायोरिटी। थ्रेड नेम या ऑब्जेक्ट नेम, बिकॉज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट, डॉट सेट प्रायोरिटी, ब्रैकेट में यहाँ पे है इंटीजर नंबर, int नंबर मीन्स अब हमें हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद दिस। और इफ वी माइट समटाइम्स राइट मैक्सिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम अंडरस्कोर प्रायोरिटी और मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, दैट इज फॉर डिफॉल्ट 0 and 10, और नॉर्मल क्योंकि हम हमारे पास है ही है तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज
कि हम प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे किसी थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं, किसी थ्रेड की प्रायोरिटी कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर हमें इन्हें एग्जीक्यूट जल्दी कराना होगा। ठीक, सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है थ्रेड्स के साथ ही, विच इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। समटाइम्स वी मे हैव अ डिफिकल्टी, यूजुअली ये डिफिकल्टी क्या आ जाती है हमारे पास, डिफिकल्टी ये आ जाती है कि कभी कभार एक से ज्यादा थ्रेड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये तो था थ्रेड प्रायोरिटी। हाँ, we may have another concept which is called as synchronization और synchronized block हम कहते हैं उसको। अब इसका क्या काम है, ये कहता है कि कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो compete कर रहे होते हैं एक ही वैल्यू को, या एक ही वैल्यू को वो अचीव करना चाहते हैं, या एक ही वैल्यू पे वो काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बैंकिंग वगैरह में होता है, सपोज मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज है। ठीक है, अगर मैं एक ही टाइम पे एटीएम पे भी जा रहा हूँ, किसी को चेक भी दे रहा हूँ, यहाँ से नेट बैंकिंग भी कर रहा हूँ, दैट मीन्स मी या मेरा फ्रेंड जो एटीएम पे गया है और एक और फ्रेंड जो बैंक पे गया हुआ है, तीनों किस डेटा पे काम करना चाहते हैं, किस डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, दैट इज माई अकाउंट बैलेंस। तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्राम में भी कोई वेरिएबल ऐसा हो सकता है, कोई वैल्यू ऐसा हो सकता है जिसको एक से ज्यादा थ्रेड्स मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो अगर वो उसे उसी टाइम ले लें, एक ने एक वैल्यू वो वैल्यू ले लिया, मतलब तीनों ने वो वैल्यू साइमल्टेनियसली ले लिया, मे बी वो उसे अपने हिसाब से चेंज करके वापस लिखेंगे। तो अल्टीमेटली वी मे हैव सम वैल्यूज विच आर नॉट परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ वैल्यू 10, इसे P1 ने भी लिया 10, P डबल डैश ने भी लिया 10 और P ट्रिपल डैश ने भी लिया, उसके पास भी क्या है 10। इसने इसे मॉडिफाई किया, इसने इसको से सपोज 50 बनाया, अपने लिए इसने 50 बनाया, 40 इसने ऐड किया, इसको प्लस 40, इसने इसको -5 करके 5 कर दिया, इसने P ने इसको क्या किया, इसने भी ऐड करके 20 कर दिया। तो दैट इज 20 प्लस 3 दैट इज 30। तो अल्टीमेटली जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा मेमोरी में वही तो स्टोर रहेगा ना। से सपोज अगर सबसे लास्ट में मेमोरी में लिखा गया, से फॉर एग्जांपल P डबल डैश, ये वैल्यू, तो P का या सॉरी A का वैल्यू क्या रहेगा फाइनल 5, विच एक्चुअली वाज नॉट 5, इट वाज एक्चुअली हमने 40 ऐड किया दैट मींस 50, फिर ओ मैंने ऐड किया था 20 दैट मींस 70, 70 में से माइनस मैंने 5 किया दैट मींस 65। तो एक्चुअली इट शुड हैव बीन समथिंग 65, 40 प्लस 10 इज 50, 60 70, हाँ इट शुड हैव बीन एक्चुअली 65, बट हाउ मच इज देयर 65। और इन दैट केस अगर P लिखता है तो P कितना लिखेगा 50, और इन दैट केस P3 लिखेगा तो वो कितना लिखेगा 30। दैट मीन्स ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना हमारे पास। तो इन दैट केस हमारे पास जो वैल्यू था अब A, ये कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए कि इसको अगर एक थर्ड एक्सेस कर रहा है, बाकी थर्ड्स को पता चलना चाहिए भाई ये किसी और के पास है अभी, तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ फिलहाल, और अनलेस और अनटिल वो थर्ड इसे रिलीज न करें। तो उसी चीज को हम कहते हैं कि हम ये अचीव कर सकते हैं इन केस ऑफ जावा यूजिंग ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अगर ये मेथड के अंदर कोई चीज हो रही है तो हमने पूरे मेथड को रखा है synchronize, then that is called as synchronized method. अब अगर कुछ statements हैं then these statements can be kept under synchronized block, और कीवर्ड इसके लिए जो यूज होता है that is synchronized, SYN synchro CHRONIZED synchronized, then आगे उसके लिखते हैं, चाहे ब्लॉक हो चाहे मेथड हो, इफ इट इज ए मेथड तो मेथड लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी मेथड्स की बॉडी वगैरह लिखेंगे। इसी तरह अगर ब्लॉक है तो हम ब्लॉक लिखेंगे सीधे ही, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट थ्रेड्स। तो ये तो था आज के टॉपिक के बारे में कि हमने मल्टी थ्रेडिंग देखा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड, लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। हमने देखा कि भाई थ्रेड प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। सिमिलरली हमने एक और टॉपिक देखा इसके साथ ही विच वाज रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। ये भी हमने इसके साथ ही कवर किया है, टर्म रिलेटेड थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप आपको समझ आया है, ठीक है। और इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपको वो प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।